डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी और इसका पेपर आपका बेहद नजदीक है। तो जरूरी है कि आप जो आपका अंतिम दौर का जो तैयारी है उसको जारी रखें और ये जो समय है आपका बेहद क्रूशियल है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने आप को जितना पेशेंस के साथ, काम माइंड, शांत चित्त के साथ तैयारी करेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि आपके अपने आसपास का अपना जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको पॉजिटिव रखिए। दूसरे क्या करते हैं बिल्कुल नहीं, जितना आपके पास कंटेंट है उसी को लेकर चलिए और बेहतर होगा कि आप उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करें। उसी क्रम में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए या राजनीति विज्ञान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं, सेट नंबर 16। और ये जो सेट है आपका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो बिहार सरकार में वर्तमान में आईएएस के पद पर तैनात है, उन्हीं के दिशा निर्देश में तैयार किया गया और इसकी बेहद डिमांड है। सरल प्रश्न है और मतलब कि जो टॉपिक है वो भी क्लियर है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी हमको अन्य की अपेक्षा बेहतर लगा। इसमें हम लोग आज का सेट नंबर 16 को सॉल्व करें। इससे पहले तमाम प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। आप चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। चलिए सेट नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक, और उम्मीद करता हूं कि आप अब तक अपनी तैयारी को और बेहतर कर चुके होंगे। बस ये जो समय 4-5 दिन का उसको एकदम पेशेंस के साथ, शांत चित्त के साथ आप तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? ये क्वेश्चन आपका अमूमन बार बार पूछा जाता है। कौन से विचारक स्वतंत्रता के विरोधी हैं और समर्थक हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? ठीक, या स्वतंत्रता समानता कौन पूरक मानता है और कौन विरोधी मानता है, वो ये जो दार्शनिक है उनका एक क्रम है, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत मानने वाले हैं आपके जो लॉर्ड एक्टन है, वो स्वतंत्रता और समानता के एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्योल की रचना नहीं है? तो लोक प्रशासन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें हेनरी फ्योल हैं, उनकी जो रचनाएं हैं आप क्रम से, जो क्रम के अनुसार रचनाएं हैं उनको याद कर लीजिएगा, कौन सी रचना किस सन में प्रकाशित हुई उस हिसाब से। तो हेनरी फ्योल के जो रचना है कौन सी इसमें से नहीं आपको बताना है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट उनकी रचना है। थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये भी उनकी रचना है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हेनरी फ्योल की रचना नहीं है बल्कि इसके मैक्स वेबर की रचना है। ठीक, और डी है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हेनरी फ्योल की रचना है। तो इसका सी राइट आंसर होगा कि हेनरी फ्योल की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी या वी आर लेनिन स्टेट एंड रेवोल्यूशन, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जोसेफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये जो रचना है एंजल की रचना है, न कि जोसेफ स्टालिन की, तो ये गलत है। फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली, ये भी सही है। ठीक, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? कौन है? ये है आपके हैंस जे मॉर्गन थाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इनकी बेहद फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो है आपका भारत का महान न्यायवादी, जो आर्टिकल 76 है उसमें इसकी व्याख्या की गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो गांधी दर्शन से कौन संबंधित है? एक तो न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, चारों ही संबंधित है। तो डी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों ऑप्शन सही हैं, गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस लेख का अर्थ है कि हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं? तो ये आपका है मैंडेमस यानी परमादेश, अनुच्छेद 32 जो इसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो जो लेसेस फेयर का सिद्धांत है ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका स्वतंत्रता की नकारात्मक विचार से, यानी राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो ये था आपका 1964, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन निश्चित विभाग को राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानता है? कौन? तो ये है आपके जॉन सिले राज्य को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? ये थे आपके 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ये बार बार आपसे पूछा जाता है और बेहद महत्वपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, यानी जिसको आप लबासना बोलते हैं, ठीक, ये वही है, तो ये मसूरी में है, सही है। और नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, ये आपका जो है हैदराबाद में स्थित है, सही है। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये अहमदाबाद में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है, ठीक। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो सी राइट आंसर हुआ। डी सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत की जो व्याख्या करने वाले हैं वो आपके कौन है? हर्ज़बर्ग हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबंध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो याद रखिए, सॉरी ये एक तो एडमंड बर्ग, ये आपके किससे संबंधित है? रूढ़िवाद से। रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद, जेरेमी बेंथम उपयुक्ततावाद और एसडे मैकिंटायर समुदायवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है मार्टिन कप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी किसमें? तो ये द्विध्रुवी व्यवस्था में होगी, जो शक्ति संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, बाइपोलर में होगा, ठीक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 की रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर सर्वोत्तम रचना है, ये कथन जो है आपका किसका है? ये पूछ रहा है। तो ये लिखा गया आपका रूसो के द्वारा, और ये प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उससे ये प्रभावित था, और उससे इतना प्रभावित हुआ कि इसने एक नई पुस्तक लिख दी, इमाइल, ठीक, जो कि ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो रूसो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है या उसका परिणाम क्या होगा? तो जब वार्षिक केंद्रीय बजट पास नहीं होगा तो ये होता है कि लोकसभा में जो सरकार है अपनी मतलब की विश्वसनीयता खो दी है, जिसका परिणाम होगा कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? गुड गवर्नेंस का सार क्या है इसमें? तो याद रखिएगा, जो उत्तम या गुड गवर्नेंस का सार है वो है कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है। याद रखिएगा, बाध्यकारी नहीं है। तो ये 143 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था?
तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित आपके लोहिया जेपी और नरेंद्र देव थे, गोविंद बल्लभ पंत नहीं थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो उदासीनता का अंचल जो है ये आपका संबंधित है सत्ता से। तो बी राइट आंसर होगा। सॉरी, बी उससे उदासीनता का जो उदासीनता का अंचल है ये इससे ये अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से संबंधित है, हर्जबर्ग से संबंधित है। 24 पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा जो पंचायती राज है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक, और उसको आप अलग से देख लीजिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपका एक तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपका 352 का प्रयोग कर सकता है, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 26 लोकसभा के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो लोकसभा के बारे में क्या सत्य नहीं है कि प्रतिनिधि जनसंख्या पर आधारित है, सही है, प्रतिनिधि जनसंख्या पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं, बल्कि पहले था अब नहीं है, ये कह सकते हैं, अब वर्तमान में तो व्यवस्था नहीं है, ठीक। और चुनाव के उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, सही है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित तो कानून बन गया है, लेकिन इस कानून ये 2029 से प्रभावित है, ठीक। तो डी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो याद रखिएगा कि जो राज्यसभा में एकमात्र जो उसको शक्ति प्राप्त है वो कि नई अखिल भारतीय सेवा निर्माण की संस्तुति करना, ये आपका अनुच्छेद जो 312 है उसके तहत, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से किस आयोग की नियुक्ति के लिए केंद्र तथा राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? यानी केंद्र और राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो याद रखिएगा ये था सरकारीय आयोग, ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो कि 1983। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है वो? तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 123 है उसके तहत ही आपका ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया जाता है, और इसमें क्या शामिल नहीं है? तो संविधान का संशोधन, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कि भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है, सही है। संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, सही है। संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, भी कथन सही है। समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है, दोनों बना सकते हैं, तो डी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के में विशेषज्ञों और समन्वयकों के संबंध पर विचार किया गया? यानी जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट पर किस रिपोर्ट में विचार किया गया है? तो रिपोर्ट है आपकी जो फुलटन समिति रिपोर्ट है, ठीक, ये उसमें इस पर विचार किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि द्वितत्वी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो द्वितत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो ये था आपका जो द्विघटक का सिद्धांत पे इसको बोलते हैं, तो ये हर्जबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यही सही नहीं है, ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं है, इसके पास राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती, केवल लोकसभा को विघटित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा उसका वितरणात्मक सिद्धांत पर आधारित है, डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी पर आधारित है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35
कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए, परंतु याद रखिए जो मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु क्या कि राष्ट्रपति, याद रखिएगा, केवल और केवल जो राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि, भारतीय संविधान का उल्लंघन, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कब होता है कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाए जाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, इस मामले में भी 21 का उल्लंघन होता है। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है तब भी, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है तब भी, तो तीनों मामलों में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके बी.आर. नंदा साहब। अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 38 कि द विक्टोरियल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है, द विक्टोरियल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो द पोलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, याद रखिए ये विक्टोरियल नहीं है, द पोलिटिकल बायोग्राफी है, तो ए राइट आंसर होगा जी.एल. नंदा। क्वेश्चन नंबर की 39 अ मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 40 पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, मार्गन थाऊ हैं, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 41 कि संसद किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किस में निहित है, तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसके पास है कि चुनाव आयोग से सलाह के उपरांत भारत के राष्ट्रपति में, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की, किस आयोग ने, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 43 कि संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग याद रखिएगा एक आपकी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 315 में इसकी व्याख्या की गई है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, तो दबाव समूह किस चीज का माध्यम है, तो ये आपका हितों के अभिव्यक्ति के माध्यम है, प्रेशर ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 45 कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो 1953 में गठित जो आपकी पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, फजल अली आयोग भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लोकमत का अर्थ क्या है, पब्लिक ओपिनियन का क्या अर्थ है, तो लोकमत का अर्थ है कि सभी नागरिकों का एक मत हो, ऑप्शन सभी नागरिकों का एक मत लोकमत है, जनमत इसी को बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन इसी को बोलते हैं। किसने कहा कि लोकमत न तो लोक है न ही मत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए एससी फाइनर ने कहा कि लोकमत न तो लोक है न ही मत है। 48 कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो आपको पता ही है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिकता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 49 की निम्नांकित प्रतिनिधित्व प्रजातियों में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो है आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसी को हम हेयर सिस्टम भी बोलते हैं। 50 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 51 संघीय न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है किसके तहत, तो यह है आपका कि संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसे
क्रांति का सिद्धांत कहा जाता है? तो प्रति क्रांति का सिद्धांत किसे कहा जाता है? फांसीवाद को। क्वेश्चन नंबर 53, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है आपका कि अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालना। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा कि हम इतिहास के अंत अर्थात मानव के वैचारिक विकास के अंत और मानव सरकार अंतिम स्वरूप पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र के सर्वव्यापीकरण के साक्षी हैं? किसका कथन है? ये कथन है आपका फ्रांसिस फुकुयामा का। क्वेश्चन नंबर 55, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत क्या होता है? तो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत वैध और राजनीतिक संप्रभुओं के मध्य संबंध बनाए रखता है। तो ए राइट आंसर होगा। 56, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके केपी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से क्या किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? राजनीतिक दल का तत्व क्या नहीं है? तो है आपका कि आर्थिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 58, द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का जो विरोधी हुआ आपका कौन हुआ? तो जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है? तो है आपके कार्ल जे फेडरिक। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है कि दार्शनिक लक्ष्य, एक वैज्ञानिक लक्ष्य और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य। तो तीनों सही होगा। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, अगला प्रश्न है 61, कि निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है? तो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य आपका दार्शनिक लक्ष्य है, वैज्ञानिक लक्ष्य है, शासन के नीति के प्रति लक्ष्य है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको विचार करना है कि सार्वभौम नागरिक के आदर्श का आशय क्या है? सार्वभौम नागरिकता का आशय क्या है, ये आपको बताना है। तो सार्वभौम नागरिकता का आदर्श आशय यह है कि एक राष्ट्र के सारे नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और उन्हें समान अधिकार दिए जाने चाहिए। सही है। दूसरा देखिए, व्यक्तियों को विश्व का नागरिक समझा जाना चाहिए। ये कथन भी सही है। सार्वभौम नागरिकता के आधार पर, या जो आपका संप्रभु नागरिकता भी बोलते हैं। तीसरा, देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक समझा जाना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। ठीक। चौथा है, नागरिकता के अधिकार हमें प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा चौथा गलत, केवल पहला और दूसरा सही होगा। तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63, कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार स्थापित किया कि भारत एक मृदु राज्य यानी सॉफ्ट स्टेट है तथा उससे जो प्रत्याशाएं हैं उन्हें पूरी तरह करने के लिए अल्प साधन युक्त हैं? ये किसका कथन है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरनाथ मिर्डल। ऑप्शन बी। उनकी पुस्तक है एक एशियन ड्रामा। ठीक। ये बतौर नाम बुक, ये जो बुक है आपका एशियन ड्रामा, ये भी बार बार पूछा जाता है, आपका टीआरई 2 का ही प्रश्न है। 64 का 64 देखिए, कि अनुदारवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुदारवाद के बारे में आपको विचार करना है कि इसमें सही कथन बताना है। अनुदारवाद क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोधी है, इसी को रूढ़िवाद भी बोलते हैं। पहला कथन सही है। अनुदारवाद यानी कंजर्वेटिज्म के लिए परंपराएं, रूढ़ियां तथा प्रथाएं अधिकारों के स्रोत हैं। दूसरा भी सही है। अनुदारवादी अनिवार्यतः धार्मिक आचार से प्रतिबद्ध होते हैं। तीसरा भी सही है। अनुदारवादी सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के विरोधी हैं। ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही है। तो डी राइट आंसर होगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये बताना आपको कि 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही नहीं है। तो
कि स्त्रियों के जीवन पर भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव बहुविध, विरोधात्मक, समावेशी और अपवर्जक हुआ है। सही है। निजी जगत में समता सुनिश्चित करने से ही लिंग के प्रश्न को सार्थक रूप से सुलझाया जा सकता है। सही है। लिंग के प्रश्न का लोकतांत्रिक हल सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में समता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपेक्षाकृत अधिक लोकतंत्रात्मकता में निहित है। सी भी सही है। नारी अधिकारवादी राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रारंभ से ही स्त्रियों के लिए विशेष तथा भिन्न बर्ताव की मांग करता है। बिल्कुल नहीं। ठीक, ये चौथा सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, कार्ल मार्क्स और एफ फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी किस कृति में सर्वप्रथम भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो उनका जो साइंटिफिक या जो आपका साइंटिफिक ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है और साइंटिफिक जो आप साइंटिफिक सोशलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये दोनों ही चीजें आप कार्ल मार्क्स के और इसकी इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ये तीन चीजें पढ़ लीजिएगा। और मार्क्स की जो महत्वपूर्ण रचना है उनको ऑर्डर में याद कर लीजिए, कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित हुई और ये भी कौन सा सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया। ये भी आजकल का नया ट्रेंड है प्रश्न पूछने का। तो देखिए, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान का जो आधार है, बेहद आसान सा प्रश्न है, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 है भारतीय संविधान का आधार। क्वेश्चन नंबर 68, कि राज्यों में बहुदलीय राजनीति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 68, बहुदलीय सरकारों ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के पद तथा प्रभाव को कम कर दिया है। सही है। बहुदलीय सरकारों ने राज्य के अधिकारी तंत्र को कमजोर कर दिया। ठीक। बहुदलीय सरकारों ने मंत्रिपरिषद की राजनीतिक समरूपता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ये भी सही है। और बहुदलीय राजनीतिक के क्षेत्र ने राज्यपालों को विवेकशील शक्तियों के दायरे को विस्तारित कर दिया। ये कथन भी सही है। चारों ऑप्शन सही होंगे, यानी डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अन्य देशीय भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किन परिसंघों में दूसरे सदन में राज्यों की समान संख्या में प्रतिनिधित्व होता है? किन सदस्यों में? तो आपका एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ और दूसरा और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया प्रश्न देखिए, ये सेम प्रश्न आपका टीआई 2 में पूछा गया था। तो एक तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरे सदन में राज्यों से समान संख्या के आधार पर इसमें शामिल है। जैसा कि आप इसके अलावा स्विट्जरलैंड में भी ये व्यवस्था है, लेकिन भारत में और कनाडा में व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या के आधार पर ये सदस्य संख्या निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर होगा एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन होगा बी 2 और 4। 71 देखिए, कि फ्रांसीसी न्यायिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कि फ्रांसीसी न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है। बिल्कुल नहीं, ये केवल भारत और अमेरिकी न्यायालय के पास है। ठीक, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्यपगन का नियम का अर्थ क्या है? व्यपगमन का नियम का अर्थ क्या है? 72 है। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक मंत्रालय के अनुदान मांगे इसकी नीति की विपक्ष द्वारा आलोचना के साथ व्यपगत हो जाती हैं। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि
यह राजनीति से धर्म को कड़ाई से अलग करता है, सही है। यह धार्मिक संबंध वाले दलों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है, गलत है ये। यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक। यह समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों को स्वीकार करता है, ठीक है। यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कि जर्मनी के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड कैसे गठित किया जाता है? तो जर्मनी के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड को कैसे संगठित किया जाता है? तो फेडरल प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो आपका जो टोक्यो राउंड 1967 है और दोहा जो राउंड है आपका ये 2001 और जो कैनेडी है ये भी 1967 है, लेकिन इस टोक्यो से पहले कैनेडी राउंड हुआ। और चौथा जो उरुग्वे है आपका ये 1986 से लेकर 1994 का है, ठीक, 1986। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघवाद पुराना या लुप्त प्राय है? यह अपने प्रभाव में अनिवार्य तौर पर नकारात्मक है, यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है, कार्य के प्रतिलिपिकरण के कारण वित्तीय रूप से महंगा है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एच.जे. लास्की। प्यारे साथियों, हम लोग फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि ये बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसके हिसाब से हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और इसका ये 16वां मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग तमाम और भी कई प्रकार के एमसीक्यू जो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो उसको और साथ ही जो आपका मैराथन है वो और अन्य जो महत्वपूर्ण जो बेटर प्रैक्टिस सेट है हमने उसको भी सॉल्व किया। आप चैनल पर चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं। अगर किसी साथी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए 77 निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? तो केवल और केवल जो अनुच्छेद 88 के माध्यम से जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो भारत का महान न्यायवादी होता है, वो संसद की किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? इसकी तो याद रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संघ शक्ति समिति यानी संघ से संबंधित शक्तियों की जो समिति बनी थी उस समिति की उन्होंने अध्यक्षता की, तो बी राइट आंसर होगा। 79 है कि एक संसदीय सरकार में राज्य प्रधान को है क्या? एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या कि नाम मात्र की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटेन के मुकुट को, तो ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सेपरेशन ऑफ पावर और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं और इसकी इस पुस्तक में इसने इसकी सिद्धांत की विवेचना की है स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, ठीक। और इसके अलावा और जितना आपके पास कंटेंट है उसको आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा और साथ ही इसके अलावा आप जीएस के सेक्शन को भी मजबूत करें। अगर आप किसी भी तरीके से आप कहते कि 70 नहीं 65 प्लस रहेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।